तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना। वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है बहुत ज्यादा। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में कोंकण अकेला एक बेल्ट है जहां के बहुत तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। उसका कारण है, और कोंकण बेल्ट के सभी बच्चों की आंखें दुनिया में सबसे सुंदर है। किसी की इतनी सुंदर आंखें नहीं है जो कोंकण पट्टी के बच्चों की आंखें हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। कोंकण पट्टी के बच्चे, आप जानते हैं कोंकणस्थ, जिनको हम कहते हैं मराठी में कोंकणस्थ, ये कोंकणस्थ लोग दुनिया में इंटेलिजेंसी में सबसे ऊपर है। इनका जब आईक्यू टेस्ट होता है ना, दुनिया के सारे देश, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, दुनिया के देशों में इनकी आईक्यू सबसे ऊंची है। कारण पूछो आप, कारण उसका एक ही है कि कोंकण पट्टी की जो मिट्टी है ना, वो उसकी विशेषता है। कोंकण की मिट्टी आप देखो, लाल रंग की है, देखा, लाल रंग की मिट्टी है। लाल रंग की मिट्टी में जो धान उत्पन्न होता है उसमें कैल्शियम और आयरन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। दुनिया में इतना कैल्शियम और आयरन किसी मिट्टी में नहीं है जो लाल मिट्टी में होता है। अब कैल्शियम और आयरन हर चीज में ज्यादा होगा। कोंकण का आम होगा ना, आम, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण का धान, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण की दाल होगी, उसमें भी कैल्शियम आयरन है। कोंकण की जवारी होगी, उसमें भी कैल्शियम आयरन। तो ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर जो कुछ वो खाते हैं उसका परिणाम है। और मिट्टी में होने वाले कैल्शियम और आयरन से लाल मिट्टी दुनिया में जहां भी मिलेगी उसमें भरपूर कैल्शियम और आयरन है। और कोंकण की मिट्टी में कैल्शियम आयरन सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां की संतानें दुनिया में सबसे तीव्र बुद्धि मानी जाती है। तो ये बात समझ में आई कोंकण की। तो आप कहेंगे हम भी कोंकण में रहिए, लेकिन आप में परिवर्तन आएगा 2 जनरेशन के बाद। अभी तुरंत नहीं आएगा, 2 जनरेशन आपकी निकल जाएंगी, 3rd जनरेशन में ये परिवर्तन आ जाएगा, अगर कोंकण में आप रहते हैं तो। हाँ, अब आप देखिए, इनका तो सवाल और भी अच्छा है कि कोंकण में हम नहीं रह सकते, कोंकण को अपने घर में ला सकते हैं। मतलब ये है कि ऐसा धान्य खाएं जिसमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा हो, तो वो आपके घर में भी होगा। तो ऐसा धान्य खाइए जिसमें कैल्शियम और आयरन ज्यादा हो। अब कैल्शियम और आयरन का धान्य ज्यादा होगा तभी संभव है कि जो धान्य को उत्पन्न करने में यूरिया, डीएपी ना डाला गया हो, तभी वो संभव है। तो बिना यूरिया, बिना डीएपी का धान्य पैदा करिए 3 बरस तक, 4थे बरस से आप खाना शुरू करिए तो आप में कोंकण आ जाएगा। पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा तो आएगा, थोड़े बेहतर तो आप होंगे और आपकी संतानें आपसे बेहतर हैं। ठीक है। अभी एक सवाल मुझे पूछा गया, हम जब विवाह करते हैं ना, तो विवाह करते समय कुछ मिलान किया जाता है, नाड़ी का मिलान करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं। आप जानते क्यों करते हैं? नहीं मालूम? कोई लोग तो कहते हैं कि ये बुआबाजी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना ये बकवास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका फर्क बहुत गहरा है, ये साइंटिफिक बात है। बात ऐसी है कि हम जब गोत्र और नाड़ी का मिलान करते हैं तो इस बात को ध्यान करते हैं कि डीएनए एक ही ना हो, ऐसे स्त्री पुरुष की शादी ना हो। एक ही डीएनए ग्रुप वालों की शादियां अगर हो गई तो जिंदगी भर संतान का त्रास रहेगा। एक ही डीएनए ग्रुप में, डीएनए के ग्रुप हैं और वो ग्रुप अगर एक ही जैसे हैं
नजदीक नजदीक का बहुत अंतर नहीं है, उनमें आपस में शादियां हुई तो एक तो संतान होगी नहीं, हो भी गई तो मतिमंद होगी, विकलांग होगी, कमजोर होगी, बुद्धि से बिल्कुल कमजोर होगी, शरीर से कमजोर होगी और संतान जीवित नहीं रहेगी ज्यादा दिन, जल्दी मरेगी। अगर एक ही ब्लड ग्रुप के नजदीक वालों की शादियां हो गई तो जब हम नाड़ी और गोत्र देखते हैं तो उसका इसी बात का ध्यान रखते हैं। एक ही नाड़ी और एक ही गोत्र में शादी इसलिए नहीं करते हैं ताकि डीएनए एक ना हो। डीएनए एक होने के चांसेस तभी हैं जब नाड़ी एक हो और गोत्र एक हो तो 100% ब्लड ग्रुप एक हो जाता है, इसलिए ये ध्यान रखा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई, विवाह करने के पहले नाड़ी का मिलान करना, गोत्र का मिलान करना। वो परंपरा बहुत साइंटिफिक है। अगर उसका ध्यान रख के आप शादियां करते हैं तो आपकी संतान अच्छी होगी, नहीं ध्यान रखा है तो बहुत तकलीफ होगी। अब आजकल हमारे देश में क्या हुआ है, प्रेम विवाह बहुत होने लगे, लव मैरिजेज होने लगे, उसमें ये कोई ध्यान रखता नहीं, ना नाड़ी का ना गोत्र का, और सब लोगों को ये त्रास है। वो आते हैं मेरे पास, ज्यादातर प्रेम विवाह वाले एक संतान नहीं हो रही है, 10-10 साल से परेशान। फिर मैं कहता हूं जरा ब्लड चेक करो, तो ब्लड चेक करते हैं तो पता चला एक ही दोनों का ब्लड ग्रुप है, तो हो ही नहीं सकती संतान, कितनी भी कोशिश करो। तब मैं उनको कहता कि आपको संतान का सुख नहीं है। तो कहते हमने क्या पाप किया था? तो मैंने कहा आपने पाप एक ही किया था, प्रेम विवाह किया था, यही पाप आपने किया। अगर नाड़ी गोत्र का ध्यान रख के करते तो ये नहीं होता। माने इसका क्या है? माने इसका सीधे से ये है कि अगर हम प्रेम विवाह भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। अगर इस बात का ध्यान आप नहीं रखते तो आपको भविष्य में बहुत तकलीफें आएंगी। तब प्रेम तो छूट जाएगा, विवाह जो है घिसटता हुआ जाएगा। ये जो प्रेम है ना, ये ज्यादा दिन टिकता विकता नहीं है, क्योंकि ये आवेग जैसा होता है, ये इम्पल्स है। एक कुछ खास तरह का हार्मोन हमारे माइंड में बनता है, उसका नाम है डोपामाइन, और डोपामाइन एक अकेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही टिकता है। तो प्रेम भी डोपामाइन का असर है, थोड़ी देर टिकता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, स्त्री में भी पुरुष में भी। और जब प्रेम खत्म हो जाता है तब जीवन में असली संघर्ष शुरू होता है, असली। और वो इतना खराब संघर्ष होता है कि कोई देख नहीं सकता। थोड़े दिन पहले तक दोनों एक दूसरे के लिए मरने की तैयारी में हैं और डोपामाइन खत्म होते ही एक दूसरे को मार डालने की तैयारी में। ये ऐसी हालत हो जाती है। एक दिन पहले तक या 2 दिन पहले तक या 5-10 दिन पहले तक किसी स्त्री को उसका पुरुष और किसी पुरुष को उसकी स्त्री दुनिया का सबसे सुंदर, इससे ज्यादा सुंदर तो हो ही नहीं सकता, और 5-6 दिन के बाद ही दुनिया का सबसे कुरूप चेहरा वही है जो उसकी अपनी स्त्री है या उसका अपना पति है। ये सारा खेल डोपामाइन का है। तो प्रेम विवाह जो होते हैं ना, इनमें मैंने अक्सर देखा कि विवाह होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है, खाली विवाह रह जाता है, लव चला जाता है, मैरिज रह जाती है, और वो ऐसी घिसटती है जैसे एक टांग का आदमी घिसटता है। तो आप जीवन में कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करें, मेरा ये कहना है। एक डॉक्टर की नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी जब आपके मन में इम्पल्स बहुत ज्यादा हो तो कोई फैसला मत करिए, क्योंकि फैसले के गलत होने की शक्यता सबसे ज्यादा। इम्पल्स बहुत है तो एक बात याद रखिए, डोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है, और ये हार्मोन है विवेक को खत्म कर देता है। विवेक काम ही नहीं करता, विवेक काम नहीं करेगा, फैसला गलत होगा। फैसला गलत होगा, जीवन भर आप पछताएंगे कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत फैसला किया, उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ा। तो ये आप मत करिएगा। प्रेम करिए, लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करिए, प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, लेकिन प्रेम का आवेग खतरनाक है। प्रेम खराब नहीं है, उसमें जो आवेग है, इम्पल्स है, वो बहुत खतरनाक है।
उसको ध्यान रखिए, आपकी संतान के विषय में सोचकर, देश और समाज और धर्म के विषय में सोचकर। ठीक है, अभी एक दो प्रश्न आ गए। हाँ, ब्लड ग्रुप दोनों का अलग रहे हमेशा, पति और पत्नी का, ये ध्यान रखिए। एक का पॉजिटिव हो, दूसरे का निगेटिव हो, चलेगा। जैसे किसी का बी पॉजिटिव है पति का, पत्नी का बी नेगेटिव है तो भी चलेगा, लेकिन दोनों का बी पॉजिटिव होगा तो तकलीफ, दोनों का बी नेगेटिव हुआ तो तकलीफ। थोड़ा भी अंतर रहना चाहिए, थोड़ा भी अंतर हमेशा रहना चाहिए। जी जी हाँ, अभी हमारे देश में कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि रिलेशन में शादियां होती हैं। ये पूरे भारत में तो नहीं है, महाराष्ट्र में है और थोड़ा सा दक्षिण में कर्नाटक में है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र छोड़ के तो बाकी नहीं, लेकिन हम रिलेशन में शादियां कर रहे हैं। जरूर करिए, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखिए, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ना हो। अगर सेम है तो कोशिश करिए आगे से अवॉइड करें। अब कर ली है तो अब उसमें तो कुछ नहीं, जो हो गया तो बात खत्म हुई। लेकिन आगे से आप दूसरों को जब सलाह करें तो ये ध्यान रखिए उनको कि ब्लड ग्रुप सेम ना हो तभी शादी करें, भले वो नजदीकी रिश्तेदार हो तो। और कोई प्रश्न? कि पति पत्नी दोनों वैवाहिक जीवन जब शुरू करें, अच्छी संतान होना, उसके लिए हमेशा दक्षिण की दिशा में सिर करके सोएं। ये बहुत जरूरी बात थी, मैं भूल गया। पति पत्नी जब अपना जीवन शुरू करें तो हमेशा सिर दक्षिण की दिशा में रख के सोएं, साउथ में। ये भी नियोजन का एक हिस्सा है। और कोई प्रश्न? जी, अब देखिए, एक विज्ञान की माहिती के लिए मुझे पत्र लिख के आया। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं उसके बारे में एक मोटी माहिती आप सभी को है। एक्स और वाई अगर आपस में मिलेंगे तो हमेशा पुत्र होगा, लड़का होगा। एक्स और एक्स मिलेंगे तो हमेशा बेटी होगी, लड़की होगी। ये मोटी सी माहिती है। अब इसमें समरात्रि का क्या संबंध है? मैंने बोला ना, हमारी पत्नी के या स्त्री के मासिक चक्र के शुरू होने के दिन से 10वां दिन सम, 11वां दिन विषम, 12वां दिन सम, 13वां दिन विषम। तो ये सम विषम का गुणसूत्र के साथ कोई संबंध है? हाँ, संबंध है। जब सम दिन होता है तो उस दिन पुरुष का जो क्रोमोसोम्स है, स्त्री में तो 2 एक्स ही होते हैं, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम्स है वो बहुत पावरफुल होता है सम वाले दिन पर, इसलिए पुत्र होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। और विषम वाले दिन पर एक्स क्रोमोसोम्स बहुत पावरफुल होता है पुरुष का, इसलिए बेटी या पुत्री होने की शक्यता सबसे ज्यादा है। अब देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, वो सबके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। स्त्रियों को जब मासिक पारी आती है ना, तो घर के जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे कड़क नियम पालन करवाते हैं। स्वयं पाक घर में नहीं जाना, स्वयं पाक नहीं करना, भोजन नहीं बनाना, ऐसे करना वैसे करना वगैरह वगैरह। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे कुछ खास बात नहीं है, एक ही बात है कि जब स्त्री को मासिक पारी शुरू होती है तो उसके पूरे महीने का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है, सबसे महत्व का समय। और मैं विज्ञान की माहिती आपको एक देना चाहता हूं कि वो समय सबसे महत्वपूर्ण तो है ही, सबसे पवित्र भी। उसमें होता क्या है कि स्त्री के शरीर का जो गर्भाशय है वो अपने को स्वच्छ कर रहा है और आने वाली संतान के लिए तैयारी कर रहा है। तो इससे ज्यादा पवित्र और अच्छा तो कुछ नहीं किसी भी स्त्री के। तो उसकी पवित्रता सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों में होती है जब वो मासिक पारी में होती है। और पुरुष के बारे में मैं एक जानकारी देता हूं जो गुणसूत्र के आधार पर है और साइंस के आधार पर है कि पुरुष स्वभाव से अपवित्र होता है। हाँ, इसमें आप हंसिए मत, ये सच है। पुरुष जो है
स्वभाव से, चरित्र से, बाई नेचर, बाई कैरेक्टर अपवित्र होता है। इम्प्योर जिसको कहते हैं, उसमें पवित्रता ज्यादा नहीं है। इसलिए आपको हैरानी होगी, भारत में बहुत सारे ऐसे देवस्थान हैं जहां पर पुरुष को जाने की अनुमति नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपको देवस्थान में पूजा करनी है, अपनी पत्नी को लेके आओ। मैं बहुत सारे देवस्थान में नहीं जा सकता। हाँ, मेरे साथ ये दुर्घटना हो चुकी है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में ऐसे बहुत मंदिर हैं। मैं अंदर गया गर्भगृह में पूजा, उसने रोक दिया। पहले तो रोक दिया, ये वस्त्र उतारो, तो मैंने कहा ठीक है उतारता हूं। फिर धोती पहनो, धोती माने लुंगी पहनो, मैं वो भी पहन लिया। फिर उसने पूछा आपका विवाह हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ, तो आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, मैं पूछा भाई क्यों नहीं जा सकता? उसने कहा आप पवित्र नहीं। हाँ, तो पहली बार मेरे जीवन में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं पवित्र नहीं हूं। तो बाद में मैं वहां से लौट आया, तो मेरे जो बहुत सीनियर गुरु हैं जिन्होंने मुझे चिकित्सा और ये सब सिखाया, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, इंजीनियरिंग फील्ड का, लेकिन चिकित्सा मैंने सीखी। तो जिन गुरुओं ने मुझे सिखाया, मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि मंदिर का पुजारी कहता है मैं पवित्र नहीं हूं। पवित्र तब होता हूं जब मेरा विवाह होता है, पत्नी साथ होती है। तो मेरे जो सबसे बड़े गुरु थे, उन्होंने कहा कि पवित्रता स्त्री में ही होती है, पुरुष में नहीं होती। और उसका कारण ये है कि हर महीने उसका शरीर अपने पुराने कचरे को निकालकर नया धारण करता है, पुरुष में ये नहीं होता। इसलिए मासिक पाड़ी के दिनों का जो समय है वो सबसे पवित्र है। इसलिए कहा यह गया है कि इस पवित्र समय को फालतू के काम में बर्बाद नहीं करना। फालतू का काम क्या? स्वयं पाक करना, रोज होता ही है वो तो। फालतू का काम क्या? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो रोज चलता ही है। उन 4-5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना? ऐसा काम करना जो पवित्र ही है, जैसे ईश्वर का ध्यान करना, भजन करना, मन में थोड़ा सा संवाद करना अपने से, ईश्वर से। इसके लिए थोड़े फालतू कामों से समय को रखना बाहर। इसके लिए ये कहा गया कि दिन के जो सामान्य काम हैं वो उन 4-5 दिनों में नहीं करना। अब हुआ क्या, हमारे घर वालों ने इसका इंटरप्रिटेशन उल्टा कर दिया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर दिया? ये खराब है, ये पवित्र है, वहां कोने में बैठ जाओ, किसी को छूना नहीं, किसी को ये करना नहीं। ये फालतू बातें हमारे घर में घुस गई, क्योंकि हमने विज्ञान को छोड़ दिया, खाली परंपरा को ले लिया। तो मेरा आपको ये कहना है कि मासिक पाड़ी के जो भी 4-5 दिन हैं वो सबसे महत्व के दिन हैं, सबसे पवित्र दिन है। उनमें सबसे अच्छा काम करना चाहिए। तो जो काम आपके नॉर्मल रूटीन में नहीं हो रहा है वो उन दिनों में आप करिए। जैसे डेली के रूटीन में आपको बहुत समय स्वयं पाक में जाता है, वो 4-5 दिन आप स्वयं पाक के समय को बचाकर आपके ईश्वर के ध्यान का समय, आपके प्राणायाम का समय, आपके साधना के समय में लगे। इसके लिए वो समय थोड़ा खाली रखिए। और पुरुष को कहा गया है कि वो परेशान न करे अपनी पत्नी को और स्त्री को उतने दिनों में, क्योंकि मैंने कहा ना, संयम स्त्री ही पालती है, पुरुष के बस की बात नहीं है। तो अक्सर पुरुष के संयम टूटते हैं, तो वो उन दिनों में तो संयम को कठोरता से पालन करे, ऐसा हमारे आयुर्वेद में निर्देश दिया गया। तो मासिक पाड़ी के समय सीना नहीं, पिरोना नहीं, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। इसके पीछे का अर्थ एक ही है कि आपका ये समय बचाकर थोड़ा ध्यान, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी समाधि की स्थिति में रहना। 4-5 बोल सकते हैं धीमे स्वर में। धीमे स्वर में माने मध्यम स्वर में। एक तो ओंकार हम करते हैं तीव्र स्वर में, वो मासिक पाड़ी के बाद के दिनों में करिए जब पाड़ी पूरी हो जाए। लेकिन पाड़ी के समय में आप ओंकार जरूर बोल सकते हैं मंद स्वर में, ज्यादा हाई पिच पे नहीं। ज्यादा हाई पिच पे कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मंद स्वर में करना, क्योंकि उस समय शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, अग्नि बहुत तीव्र होती है, और ओंकार बोलने से भी अग्नि और तीव्र होती है। तो ओंकार मध्यम स्वर में बोलना। नहीं तो उस समय सबसे अच्छा शीतलीकरण प्राणायाम। शीतलीकरण समझते हैं? जीभ को बाहर निकाल के गोल कर, ये सबसे अच्छा है। शरीर को त्रास देने वाला कोई आसन ना करें। एक आसन उस समय जरूर करें, उसका नाम है मकर आसन। मकर आसन समझते हैं?
पेट के बल लेटना और हाथ को ऐसे करके, और आपका ये चिन पोर्शन है, ये हाथ पे रख के पांव दोनों ऐसे ऐसे लेटना, ये सबसे अच्छा आसन है मकर आसन। फिर शीतलीकरण, फिर अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ग्रामीण भाग में मासिक पाड़ी के समय में जो माहिती आपको दी गई है, इसका थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। ये पवित्र दिन है, खराब दिन नहीं है, बहुत पवित्र दिन है। और शरीर से जो निकल रहा है रक्त, वो भी खराब नहीं, बिल्कुल खराब नहीं। ये हम कहते हैं ना रक्त बहुत खराब है, बिल्कुल खराब नहीं। शरीर में जितना रक्त है और उसमें जितनी शुद्धि है, लगभग उतना ही शुद्ध वो है। वो इसलिए बाहर निकल रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। अभी नया रक्त निर्माण होगा, वो 1 महीने तक शरीर में रहेगा, फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी तो वो निकलेगा, फिर नया निर्माण होगा। तो हर महीने नया निर्माण हो, इसके लिए पुराना स्थान खाली करने के लिए वो रक्त बाहर निकलता है। वो अशुद्ध रक्त है इसलिए निकलता है, ऐसा नहीं। हाँ, पूजा आप करें वैयक्तिक, एक तो पूजा होती है सामूहिक और सार्वजनिक जो परिवार के साथ करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है कि स्त्रियों को उन दिनों में वैयक्तिक पूजा ज्यादा करनी। वैयक्तिक पूजा माने अपने लिए ध्यान, अपने लिए प्राणायाम, अपने लिए योगासन, अपने लिए वो सब साधना की स्थिति। परिवार के लिए तो बाकी 25 दिन है ही, वो तो मरना घटना है ही। ये 5 दिन तो उसके अपने हैं, इसके लिए वो उसको कहा गया। आराम तो करना ही है, क्योंकि उष्णता बहुत है। मैंने कहा ना गर्मी बहुत होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़े हुए में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं होता। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, शीतलीकरण, व्यायाम अपने लिए करके बाकी समय आराम के लिए ही रखना है, ज्यादा काम नहीं करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी वेद में ऐसा नहीं। बिल्कुल श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, वेद मंत्र बोल सकते हैं, ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं। पूरे ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं, पुराणों में है। तो पुराण मनुष्य के लिखे हुए हैं, इसलिए उसमें ये है। वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है, उसमें कहीं नहीं। सभी वेदों में इस बात की छूट है कि आप मासिक पाड़ी के दिनों में ध्यान अपने लिए, प्राणायाम अपने लिए, प्रार्थना अपने लिए, ईश्वर के साथ संवाद अपने लिए कर सकते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि चूंकि उन दिनों में हीट बढ़ी हुई है, हीट बढ़े हुए नहीं होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़े हुए के कारण काम नहीं करना अच्छा होता है, आराम करना ही अच्छा होता है। हाँ, इतनी बात समझ में आई जी? हाँ, स्त्रियों के लिए कहें, हाँ ठीक है। अभी जितनी बात मैंने कही वो आपके समझ में आई? नहीं आई? आई, ठीक है। और आई है तो आप दूसरों को समझा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं अब थोड़ी 1-2 माहिती और देता हूं। वो माहिती ये देनी है कि मान लो गर्भाधान हो गया, अभी क्या करना। एक तो गर्भाधान के पहले के मैंने आपको कुछ नियोजन बताए सूक्ष्म रूप में। अभी गर्भाधान हुआ, फिर क्या करना, तो उसके लिए भी सतत कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। उनमें से पहली एक वस्तु, एक बात, एक माहिती जरूर याद रखनी है। गर्भाधान होने के बाद बहुत 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 सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपकी एक छोटी सी असावधानी जीवन भर की आपकी जो मेहनत है उसको बेकार कर सकती है। इसलिए गर्भाधान होने के बाद बराबर ध्यान रखना है एक बात का, वो ये कि आपका भोजन, आपका जीवन अच्छा होते ही जाना चाहिए। गर्भाधान के पहले तो अच्छा है ही, होने के बाद तो और भी अच्छा होना। तो अच्छा होने से मतलब क्या है? दूध, छाछ, दही, लोनी, तूप, ये भरपूर खाना है। बिल्कुल चिंता मत करिए।
उसके बाद पतला होने का भी बता दूंगा मैं। गर्भाधान होने के पहले का जो नियोजन मैंने बताया, बाद का भी उतना ही जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्भाधान होने के बाद दूध, दूध, लोनी, दही, ताक ये भरपूर खाना है। और हमेशा याद रखना है गाय का खाना है। दूध तो जितना खाएं उतना अच्छा। फिर आपके मन में आएगा वजन बढ़ेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। गाय के दूध से कभी किसी का वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है मशी के दूध से। मैं बार बार कह रहा हूं गाय का दूध खाना है, मशी का नहीं खाना, वजन नहीं बढ़े। गाय का दूध, मशी का नहीं पीना, गाय का पीना तो भी वजन नहीं बढ़े। तो दूध, दही, लोनी, ताक, घी, मक्खन ये सब खाना। एक दूसरा, भरपूर कैल्शियम आपके शरीर में रहे, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को डबल कैल्शियम अब चाहिए। तो चूने की मात्रा लगातार खाती रहनी है, बढ़ा दिए तो और ही अच्छा है। दही में, ताक में चूना बराबर खाते रहना। केला भरपूर खाते रहना है, क्योंकि केले में भरपूर कैल्शियम है। फुटाने, शेंगा भरपूर खाते रहना है, दोनों में कैल्शियम है। तिल खाते रहना है, उसमें भरपूर कैल्शियम है। ये आप छोड़ दो, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप भरपेट खाओ। आप जितना खाना चाहते हैं केला खाओ। कुछ त्रास हुआ तो मुझे फोन कर लेना। तो आप गर्भाधान के समय में ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें कैल्शियम है, ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें आयरन है। ये दूसरी बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, समय से भोजन और समय से आराम, ये गर्भाधान के बाद बहुत आवश्यक है। समय से भोजन का मतलब है लंच आपका 10 बजे के आसपास होना ही चाहिए, और डिनर शाम को 5-6 बजे के आसपास होना ही चाहिए। लंच 10 बजे, डिनर शाम के 5-6 बजे। हाँ, बीच में अगर भूख लगे तो जूस पीना, फल खाना, फुटाने खाना, शेंगा खाना, गुड़ खाना, तिल पट्टी खाना, गुड़ पट्टी खाना बीच में। और सुबह शाम भोजन भरते 9-10 बजे सुबह, 5-6 बजे शाम को। एक भोजन से दूसरे के बीच 8 तास का अंतर गर्भवती आई के लिए। और दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि पहले महीने से 7वें महीने तक थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना। श्रम मैंने बताया, जाता चलाना एक है, सिलबट्टे पे चटनी करना एक है, कपड़े धोना एक है, झाड़ू पोछा करना एक है। ये काम अपने हाथों से ही करें तो अच्छा है, मशीन से ना करें। क्योंकि जितना आप कर लेंगे उतना डिलीवरी टाइम में आपको असुकून रहेगा, पेन कम होगा, तकलीफ कम होगी, त्रास कम होगा। ये एक ध्यान रखना है। और एक आखिरी ध्यान इस बात का रखना है कि पूरे पहले महीने से 8वें 9वें महीने तक, 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, एग्जैक्ट टाइम ये है, 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, ये गर्भाशय के पूरे होने का समय है। इतने दिन तक आई को, पत्नी को कुछ मानसिक त्रास नहीं होना, कैसा भी, किसी भी तरह का मानसिक त्रास नहीं होना, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है वो संतान को होता है। आई को थोड़ा मानसिक त्रास संतान के ऊपर 10 फट बढ़ जाता है। आई को थोड़ा हलन चलन हुआ ना, संतान को 10 फट बढ़ जाएगा। तो आई को कुछ भी त्रास नहीं होना। अब इसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार को लेनी है। पति को तो विशेष रूप से लेनी है, परिवार के दूसरे सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आई के साथ ऐसा कुछ ना हो जो उसको मानसिक त्रास वाला हो। जैसे हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, कुछ चीजें पसंद हैं, कुछ नापसंद होता है ना, सबके जीवन में होता है। छोटे बच्चे को भी ये पसंद है, ये नापसंद है, ये पसंद है। तो आई को जो जो चीज नापसंद है वो उतने दिनों में नहीं होनी चाहिए घर में। अब उसकी एक सूची बना लो, ये चीज नापसंद है तो ना हो, क्योंकि नापसंद वाली चीज होगी तो मानसिक त्रास होगा और उसका दुष्परिणाम आई को जितना होगा उससे ज्यादा बच्चे को होगा।
और बार बार मानसिक त्रास अगर बच्चे को आपने दिया तो वो बच्चा जब पैदा होकर आएगा तो जिंदगी भर आपको